चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कार्मिक प्रशासन को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण कैसे होता है ये सब चीजें देखेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार के उपरांत प्रशासन सहित अधिकांश क्षेत्रों में विशेषज्ञता का वर्चस्व बढ़ा। स्पेशलाइजेशन अब हर क्षेत्र के लिए जरूरी हो चुका है। आज स्थूल से सूक्ष्म तथा सामान्य से शेषीकरण की ओर झुकाव देखा गया है। फिर लोक सेवा भी समसामयिक परिवेश तथा आवश्यकताओं से अछूती नहीं रह सकती है। शासन की नीतियां, कार्यक्रमों तथा दायित्व की संपूर्ति हेतु कार्यरत विशाल कार्मिक समूह का प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक है। मानव जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। माँ बाप, परिजन, पड़ोस तथा समुदाय हमें सबके लिए सुलभ अनौपचारिक पाठशाला है, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जहां हम अपने जीवन की अधिकांश बातें सीखते हैं। पाठशाला और अध्यापन शिक्षण के औपचारिक माध्यम है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठता प्राप्त करना शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य को चेतना युक्त तथा संवेदनशील बनाती है। शिक्षा सामान्य अनुभवों, प्रवचनों, संस्कारों और पुस्तकों से भी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। शिक्षण से तात्पर्य व्यक्ति का बाल्यकाल से लेकर अंत तक पूरा पोषण, चरित्र, आदतों, तरीकों तथा बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के निर्माण से है। शिक्षा मुख्यतः ज्ञान देती है, जबकि प्रशिक्षण एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षण है। उदाहरण स्वरूप बाबर के युद्धों के बारे में बताना केवल ज्ञान है, लेकिन अर्थात वह शिक्षण है, जबकि किसी व्यक्ति को युद्ध कला सिखाना प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? पहला है, प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रशिक्षण से स्किल पैदा होती है। प्रशिक्षण से किसी कार्य को करने का एटीट्यूड पैदा होता है। प्रशिक्षण से उस कार्य को व्यवहार में करने की क्षमता आती है। लोक सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों में उनके कार्य के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं उस कार्य को व्यवहार में सफलतापूर्वक संपादित करने की क्षमताएं प्रशिक्षण के माध्यम से पैदा होती हैं। ट्रेनिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो विलियम जी टोरपे ने प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति यानी भावी पद के लिए तैयार किया जा सके। मंडल के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ नए काम के लिए किसी को उन्मुख करना, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कौशल विकसित करना तथा भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना। एसेटन समिति के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्रावधिक कुशलता बढ़ाने तथा संगठन में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना होता है या उसमें उत्साह पैदा करना होता है। प्रशिक्षण से कार्मिक के कार्य में स्पष्टता आती है। कार्मिक में नए दायित्व वहन करने की क्षमता पैदा होती है। वह समाजोन्मुख व्यवहार करने के योग्य बनता है। वह उच्च स्तरीय दायित्व पूरे कर सकता है। कार्मिक का नैतिक चरित्र ऊंचा उठाया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रशिक्षण का कार्य किसी संगठन में कार्यरत कार्मिकों के वर्तमान ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है, ताकि वे कार्य या व्यवसाय को कुशलतापूर्वक कर सके तथा भविष्य में आने वाले उच्च दायित्वों के प्रति तैयार भी रह सके। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों के व्यवहार तथा मानसिकता में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का? तो कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व में आने के पश्चात मानव के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व शासन के कंधों पर आ टिका। अतः समग्र विकास गतिविधियों को प्रशासन की विभिन्न शाखाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्विवाद रूप से किसी भी संगठन की कार्य कुशलता तथा उपादेयता उसमें कार्यरत कर्मचारियों की क्षमता से प्रभावित होती है। इसलिए कर्मचारियों को समयानुसार प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो लोक सेवाओं की उद्देश्य पूर्ति में आवश्यक है। तो प्रशिक्षण लोक सेवाओं की उद्देश्य पूर्ति में आवश्यक है। लोक सेवाओं का गठन शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्मिकों के क्रियान्वयन तथा संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए किया जाता है। राजशाही व्यवस्था तथा हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं को ठुकरा देने के पश्चात मानव सभ्यता ने कल्याणकारी राज्य के ढांचे तथा दर्शन को मान्यता दी। जनसाधारण की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण का गुरुतर दायित्व लोक सेवाओं पर है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक छोटे बड़े कर्मचारी को उसके पद दायित्वों के अनुरूप समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। फिर है विकास कार्यों को गति देने में सहायक। तो आज का युग मशीनी युग है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका है। अभावों और सामाजिक आर्थिक विषमताओं से जूझती मानव जाति का कल्याण शासन के सतत प्रयासों से ही संभव है। तो ये जरूरी है कि विकास कार्यों को गति देने के लिए लोग है ना, हमारे जो भावी जो शासक है उनको प्रशिक्षित किया जाए। एक कहावत है कि आप किसी व्यक्ति को एक मछली देंगे तो उसे
खाकर स्वयं का पेट भर लेगा, किंतु उसे मछली पकड़ने के लिए कार्य में प्रशिक्षित करेंगे तो वह पूरे परिवार का पेट भर लेगा। समाज के सभी वर्गों का समान विकास करने के लिए निसंदेह निर्धन लोगों को सरकारी सहायता प्राप्त होनी चाहिए, किंतु इस सहायता के साथ-साथ यदि इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए तो विकास कार्यों को नई दिशा प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में सभी सरकारें अपने लोक सेवकों के साथ-साथ आम जनता को भी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती हैं। फिर है मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबद्ध। तो आज किसी भी संगठन में कार्यरत मानवीय संपदा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की नवीन अवधारणा यह मानकर चलती है कि किसी भी संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को विकास करना आवश्यक है। मानव संसाधन का यह विकास कई प्रकार के संगठनात्मक प्रयासों पर निर्भर है, जिसमें समुचित वेतन, भत्ते, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, पुरस्कार, पर्याप्त अभिप्रेरणा, मनोबल, सकारात्मक पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण प्रमुख है। फिर नए ज्ञान के विस्तार में जरूरी है, तो क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी का एरिया जमाना है, तो आप अगर नए नए ज्ञान से वाकिफ नहीं होंगे, अपने आप को हमेशा अपडेट नहीं करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो भारत में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 से शुरू हुई, वैश्वीकरण का दौर यह अपेक्षा करता है कि लोक सेवकों को अद्यतन जानकारियां शीघ्र उपलब्ध होनी चाहिए, वरना सरकारी क्षेत्र इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पिछड़ जाएगा। ज्ञान को उत्पादक बनाया जाना तत्कालिक आवश्यकता है। पीटर एफ डकर का कथन था कि ज्ञान एक महामंदिर के समान है जो शताब्दियों में सैन्य निर्मित होता है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी किसी अतिरिक्त गलियारे, सीढ़ी या मीनार के रूप में अपना योगदान देती है। यह ज्ञान कोई कागज का बना ढांचा नहीं जिसकी नींव को दशकों में उखाड़ा जा सके। फिर परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य में सहायक है। तो परिवर्तित परिस्थिति परिवर्तन है सृष्टि का शाश्वत नियम। हमारे आसपास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिवेश निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्रशासन स्वयं इन सब आयामों से प्रभावित होता है तथा प्रशासनिक कार्यकलाप, सिद्धांत, कार्यक्रम तथा इसकी कार्यशैली इन सब आयामों को प्रभावित करती है। अंग्रेजी शासन काल में प्रशासन का मुख्य कार्य राजस्व एकत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना था, जिन्हें हम नियामकीय यानी रेगुलेटिव फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में प्रशासन का स्वरूप पूर्णतः विकास परक हो चुका है। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं, अर्थात आज संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास कार्यों का उत्तरदायित्व सरकार अपने कार्मिकों के माध्यम से वहन करती है। संक्षेप में कहें तो प्रशासन के माध्यम से भी विकास करना ही विकास प्रशासन है ना। प्रशासन के माध्यम से विकास करना ही विकास प्रशासन है। शिक्षा का प्रसार, बढ़ती चेतना, मानवाधिकार की मांग, सूचना का अधिकार, महिलाओं की सहभागिता, न्यायिक सक्रियता, खुली अर्थव्यवस्था, बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद की समस्या तथा उपभोक्ता संरक्षण इत्यादि कारणों से प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष नवीन चुनौतियां पैदा हुई। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक है। तो बोनापार्ट का मानना था कि आधी लड़ाई तो आत्मविश्वास से ही जीती जाती, शेष लड़ाई चक्रव्यूह तथा हथियारों पर निर्भर। अतः प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल तथा सकारात्मक अभिवृद्धि का उदय होता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में साइकिल एक ही ओर मुड़ती चली जाती है, किंतु जो हमारा प्रशिक्षण पूरा होता जाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और एक दिन हम यह कह सकते हैं या इस स्थिति में आ सकते हैं कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है ना। आज प्रशासन का चलाना भी एक कला है जो समुचित प्रशिक्षण तथा आत्मविश्वास से परिष्कृत होती है। वर्तमान की जटिल प्रशासनिक संस्थाओं तथा गुरुतर किस्म के दायित्वों के दौर में प्रशासनिक कार्मिक का प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के हाथों में बंदूक थमा देने से वह साहसी नहीं बन जाता है, बल्कि बंदूक से निशाना लगाना सीखने के पश्चात ही औचित्य सिद्ध होता है, क्योंकि प्रशिक्षण आत्मविश्वास बढ़ाता है। लोक सेवकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण न केवल वर्तमान पद दायित्वों बल्कि भावी दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करने का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। फिर है संगठन की छवि तथा कार्य कुशलता में वृद्धि। तो किसी भी संगठन या संगठन की सामाजिक प्रतिष्ठा उसमें कार्यरत कार्मिकों की कुशलता, कार्यशैली, व्यवहार तथा प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। भारत में निजी तथा सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के व्यवहार में दिन रात का अंतर पाया जाता है, क्योंकि निजी संगठन अपनी छवि के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं तथा इसी कारण वे अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करते हैं। भारतीय लोक प्रशासन में लोक सेवकों को केवल कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, मानव व्यवहार का नहीं। आज भी अधिकांश पढ़े लिखे तथा अनपढ़ नागरिक पुलिस थाने में जाने से कतराते हैं, क्योंकि आम भारतीय के मस्तिष्क में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है और है भी नहीं। पुलिस तो छवि भी अच्छी नहीं है और वो सिस्टम ही ऐसा है ना, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप उस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे। तो
ट्रेनिंग तो जरूरी ही है, तो इसीलिए इसे संवेदनशील प्रशिक्षण है ना, सेंसिटिव ट्रेनिंग कहा जाता है। कि आप जैसे मान लो कोई रेप पीड़ित आई, तब आप उससे फालतू के प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसके दर्द को समझेंगे, उसके है ना, उसके साथ जो हुआ उसको समझेंगे, तो आप उस हिसाब से उससे डील करेंगे। आप उससे फालतू के प्रश्न नहीं पूछने लग जाएंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ गई थी, क्यों बाहर गई थी, ये सब प्रश्न पूछने लायक नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक प्रकार से केसेस कम हो। जब लोग आएंगे ही नहीं, आपसे डरेंगे, तो केस FIR कम होगा, तो लगेगा अपराध है ही। अपराध तो बहुत है, रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है, समस्या ये। वैरायटी क्या है प्रशिक्षण की? तो 5 प्रकार से हो सकता है प्रशिक्षण। एक तो औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रशिक्षण हो सकता है। अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन प्रशिक्षण हो सकता है। सेवा प्रवेश के पूर्व या उत्तरकालीन प्रशिक्षण, विभागीय अथवा केंद्रीय प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण या अथवा सामान्य प्रशिक्षण। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग, तो कार्य संपादन करते करते जो अनुभव कर्मचारी को प्राप्त होता है उसको अनौपचारिक प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे आप है ना कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वहाँ के काम काज, वहाँ के तरीकों को सीख जाओ, तो वो जो अनुभव होगा वो अनौपचारिक प्रशिक्षण होगा। लोक प्रशासन में यही परंपरागत प्रशिक्षण होता चला आया है। लोक प्रशासन में यही परंपरागत प्रशिक्षण होता चला आया है और अब भी अधिकतर क्षेत्रों में यही प्रशिक्षण विधि लागू है। डॉक्टर इंग्लैंडन के शब्दों में सामान्य, परिपाटी और विशेषकर लेखक वर्गीय कर्मचारियों के मामलों में यह है कि नव आगंतुक को ऐसे कार्य पर लगाया जाता है जिसमें न्यूनतम परामर्श की आवश्यकता हो, साथ ही उसको अन्य संयोगों की कृपा पर छोड़ दिया जाता है, जो उदार है। उदार व्यवहार भी करते हैं और कठोर व्यवहार भी करते हैं। व्यवहारिक कार्य और अनुभव से इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करना बड़ा उपयोगी होता है। व्यवहारिक दृष्टि वाला प्रशासक इसकी बड़ी बड़ाई करता है, परंतु शाही कोष से संबद्ध प्रशिक्षण एवं शिक्षण के निर्देशक डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हिज मैजेस्टी ट्रेजरी श्री टिकनर इस संबंध में लिखते हैं, सीखने का यह कठोर मार्ग है और पूर्णतः सफल होने के लिए आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने पर तुला रहे। यूं औसत कर्मचारी अनिष्ट स्वभाव का हो सकता है और निराशा एवं उत्साहहीनता के भाव लोगों में भर सकता है। सफल होने की दशा में भी प्रक्रिया धीमी और दीर्घकालीन होती है। उसके सामने जो उदाहरण आते हैं वो कालांतर से आते हैं और वह उनसे समन्वित विधि से कुछ नहीं सीख पाता है। औपचारिक प्रशासन में ये दोष नहीं होते हैं। जो फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, उसमें ये दोष नहीं होते। कारण यह है कि उसकी पूर्व योजना होती है। योजना कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में चलाई जाती है। अल्पकालीन या दीर्घकालीन प्रशिक्षण, तो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कालावधि का विषय मात्र है। इसके ऊपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि समय की अवधि इष्ट कौशल की सरलता अथवा कठिनता पर अवलंबित होती है। यह भी विचार रखा जाता है कि सेवा कैसी है, स्थायी है अथवा अस्थायी। उदाहरण के लिए युद्धकाल में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के सेवकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने की बात होती है। तो प्रवेश के पूर्व तथा उत्तर का प्रशिक्षण यानी प्री एंट्री ट्रेनिंग और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। तो सेवा में प्रविष्ट होने के पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है उससे भर्ती के लोग भावी सेवा कार्य के लिए तैयार होते हैं। एक अर्थ में स्कूल कॉलेजों की सभी शिक्षाएं प्री एंट्री प्रशिक्षण होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी लोग प्रायः राजकीय सेवाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। परंतु विशिष्ट अर्थ में प्री एंट्री जो ट्रेनिंग होती है किसी व्यवसाय या वृत्ति के लिए किसी विद्यालय में दिया जाता है। तो किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसा ही होता है। इस संस्थान से निकले जो स्नातक हैं शीघ्र ही कामों में लग जाते हैं। उधर विशेषतः अमेरिका में यह प्रयत्न किया गया है कि प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय पदों के लिए पूर्व प्री एंट्री ट्रेनिंग का आयोजन हो। मोटे तौर पर ऐसा प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है। एक प्रशिक्षण जो प्रवेश लेने पर और दूसरा विभागों में अभ्यर्थी कर्मचारी बन जाने पर। तो एक तो प्रवेश लेने से पूर्व, जैसे आप डॉक्टर बनने से पहले 5 साल का पूरा कोर्स करते हो, और दूसरा फिर अब जब कर्मचारी बन जाते हैं तो वहाँ भी कहीं न कहीं आपकी ट्रेनिंग होती है। वाशिंगटन स्थित लोक कार्य का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर वाशिंगटन प्रविष्ट प्रशिक्षण का सर्वोत्तम एवं सुविख्यात उदाहरण है। यह संस्थान 1934 में स्थापित किया गया था। इस योजना के संबंध में 2 उद्देश्य सामने रखे गए हैं। पहला उद्देश्य था महाविद्यालयों की शिक्षा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, जिससे राजनीति, प्रशासन तथा लोक सेवा में स्नातकों की रुचि बढ़े। इसके लिए विद्यालयों के स्नातकों में से 5 को चुन लिया जाता है और उनको वाशिंगटन
में प्रशिक्षित किया जाता है। अनुभवी पदाधिकारियों के व्याख्यान दिलवाए जाते हैं और स्नातकों को कार्यालयों में प्रशिक्षकों के पास रखा जाता है कि वो प्रशासकीय चक्र को चलता हुआ देख सकें। इस प्रकार के प्रविष्टि का संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब प्रसार हुआ है। जिन जिन महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में लोक विषय तथा स्थानीय शासन विषयों का शिक्षण होता है, वे सभी इस विधि का प्रयोग करते हैं और अपने शिक्षार्थियों को उक्त विषयों की व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। इस व्यवहारिक शिक्षा का उक्त विषयों के अध्यापकों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यह प्रभाव ब्रिटेन, भारत, फिलिस्तीन आदि सभी देशों में दृष्टिगोचर होता है। इन पंक्तियों का लेखन स्वयं स्थानीय शासन एवं लोक प्रशासन के विषयों में एक ऐसी शिक्षा का संगठन एवं कार्य इलाहाबाद एवं नागपुर विश्वविद्यालयों में कर चुका है। इस व्यवहारिक शिक्षण विधि की मुख्य कठिनाई यह है कि लोक प्रशासकों का व्यवहारिक व्याख्यानों के लिए पर्याप्त संख्या में तैयार नहीं किया जा सकता। तो लोक प्रशासकों को व्यवहारिक व्याख्यानों के लिए पर्याप्त संख्या में तैयार नहीं किया जा सकता है। उनका भरपूर सहयोग कठिनाई से ही मिलता है। यह भी है कि यदि बहुत से शिक्षार्थी कार्यालयों में अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं तो वहीं भीड़ की भावना उत्पन्न हो जाती है और कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में बाधा पड़ती है। प्रशिक्षण के काल में प्रशिक्षार्थी को थोड़े समय के बाद किसी एक अधिकारी के साथ लगा दिया जाता है, जहां वह सहायक का काम करता है। प्रशिक्षण के क्रम में वह उन सभी पत्रों एवं विचार किए गए जो विषय हैं को देखता और समझता है जो उनके प्रशिक्षक अधिकारी की मेज पर आते हैं। वह यह भी सोचता है कि उन पर क्या आज्ञा या आदेश दिया गया। कभी कभी उससे कुछ पत्रों पर टिप्पणी लिखने अथवा निर्णय लेने को कहा जाता है। उसको कभी कभी पूरा विवरण तैयार करने को कहा जाता है, जिसको उसका प्रशिक्षण अधिकारी देखता है और दोष व त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। न्यूयॉर्क नगर पालिका की शोध संस्था में इस प्रकार की शिष्यता योजना बहुत सालों तक चलती रही है। शिष्यों को प्रशासन कार्यों एवं समस्याओं का वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप दिखाना उसका उद्देश्य है। जिस प्रकार किसी पदार्थ के पूर्ण ज्ञान के लिए उसके रूप, रंग, गंध, स्पर्श, ध्वनि को देखा जाता है, उसी प्रकार शिष्यों को कार्यों के सभी स्वरूपों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराना उस संस्था का प्रधान विषय है। अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने इस प्रकार की शिक्षाएं योजनाएं चलाई हैं, जिनमें शिष्यों को नागरिक संस्थानों की सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। प्रशासन की प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण संबंधी सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रशिक्षार्थियों को किस प्रकार और कहाँ काम में लगाया जाए। लोक सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं होती हैं। विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो प्रायः सभी उन परीक्षाओं में आते हैं। उन परीक्षार्थियों में इन प्रशिक्षितों को कोई विशेषता या सुविधा नहीं दी जाती है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए जो यह प्रतिस्पर्धी परीक्षा विधि है वह अनावश्यक या अनुचित है। यदि उनमें प्रवेश पाने के लिए इन प्रशासन प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विशेषता दी जाए तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। फिर अनेक ऐसे व्यक्ति उन सेवाओं से वंचित हो जाएंगे जो योग्य हैं, परंतु जिनको वह प्रशासन प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो सका। तो अगर आप एक लिमिट लगा, जैसे बीएड के अनिवार्यता है शिक्षक बनने के लिए, तो कोई समान व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो जो आपका टैलेंट पूल है लिमिटेड हो जाएगा। नेट की आपने अनिवार्यता लगा दी तो हर व्यक्ति नहीं बन पाएगा। हो सकता है उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट हो लेकिन नेट नहीं निकला हो, तो समस्या हो जाती है। यह भी विचारणीय है कि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम संकुचित ही रहेगा। वह ऐसा व्यापक नहीं बनाया जा सकता कि उसमें प्रशासन में काम आने वाले सभी विषयों का समावेशन हो जाए। स्नातक धड़ाधड़ राजकीय सेवाओं में भर्ती कर लिया जाए, है ना। जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से निकले छात्र काल काम में लग जाते हैं। राजकीय सेवा क्षेत्रों के बाहर बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहां इन प्रशिक्षार्थियों को लगाया जा सके। तो ये भी बात है। फिर है, इन कठिनाइयों का अनुभव करने वाले अनेक विचारकों का मत है कि प्रशिक्षण संस्थाएं बहुत उपयोगी नहीं है और उन्हें उतने ही प्रशिक्षितों की भर्ती करना चाहिए जितने को पद दिलाया जा सके। ऐसे क्षेत्र मुख्यतः दो हैं, एक है कर्मचारी समूह प्रशासन और दूसरा है नगर पालिकाओं का प्रशासन। अमेरिका एवं अन्य देशों में प्राप्त प्रवेश प्रशिक्षण संस्थाओं से निकले सेवार्थी इन्हीं दोनों में लगाए जाते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सार्वजनिक प्रशासन विषयक शिक्षण विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी नहीं होना चाहिए। अन्य विषयों की भांति इनके अध्ययन से भी बुद्धि प्रशिक्षित होती है और जिन अनेक मानवीय संस्थाओं में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय है, उनमें छात्रों को अवगत होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के विषयों में यह भी सम्मिलित है। अतः इसके विश्वविद्यालय के पाठन के पक्ष में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इसका पक्ष सबल है, परंतु इसको ऐसा विषय कदापि नहीं समझना चाहिए जिनके जानने वाले के लिए अनेक स्थान रिक्त पड़े हुए हैं।
तो इनका सैद्धांतिक मूल बहुत अधिक है, भले ही लोग व्यवहार में इनको इसके पंडितों की मांग अल्प हो या इसकी मांग कम हो, इनको छोड़कर अन्य स्नातकों का प्रशिक्षण नियुक्त के बाद ही होना चाहिए, नियुक्त के पूर्व नहीं। विभागीय एवं केंद्रीय प्रशिक्षण भी होता है। जब स्वतः कार्यालय या विभाग में ही प्रशिक्षण का प्रबंध होता है, तब इसको विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है। अनेक प्रचलित प्रशिक्षण विधियां इसी वर्ग की हैं। प्रत्येक विभाग अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन करता है। प्रशिक्षक प्रायः विभाग के अनुभवी अधिकारी होते हैं, परंतु अधिक समान तथा उच्च पदों के लिए प्रशिक्षण की केंद्रीय योजना होती है। इसके लिए केंद्रीय संस्थाएं जैसे ब्रिटिश कोष का प्रशिक्षण तथा शिक्षण विभाग, यह विभाग आए हुए व्यक्तियों को वहां के कार्यों की प्रवेशिक शिक्षा देता है। वह उनके मानस की पृष्ठभूमि बना देता है, इसके प्रभाव में कर्मचारी अपना कर्तव्य करते जाते हैं। इस प्रकार भारतीय सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्था पहले नई दिल्ली में खोली गई थी, अब मसूरी में है। कभी कभी अलग विभाग भी अपने केंद्रीय अथवा मंडलीय प्रशिक्षणालय चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। जैसा भारत के अनेक राज्यों में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और कॉलेज हैं। फिर है स्किल एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग, तो कौशल एवं आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कौशल का उद्देश्य कर्मचारियों में उस विशेष योग्यता उत्पन्न करना है अथवा ऐसी कानूनी या विधि संबंधी ज्ञान देना है जो विशिष्ट विभागों में सहायक हो सकती है। जैसे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण लें, इसका उद्देश्य अध्यापन प्रणाली सिखाना है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर है कर्मचारियों की फर्दर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, तो कर्मचारियों को अनेक ऐसे अवसर मिलते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में तो कर्मचारियों में अनेक ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर सेवाएं स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने भविष्य को सुधारने के लिए उच्चतर शिक्षा के इच्छुक होते हैं। वे या तो व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की तरह या खाली समय में विद्यालयों में जाकर आगे की पढ़ाई करने वालों की तरह पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर में उनके यानी जो मालिक होते हैं में उनके प्रति उत्साह, उदासीनता एवं कभी कभी विरोध तक की भावना होती है। जहां वो उत्साहित किए जाते हैं वहां उनकी खाली समय में विद्यालयों में जाने की आज्ञा दे दी जाती है, उनको अध्ययन शुल्क की राशि प्रदान की जाती है और पुस्तकें दी जाती हैं। परीक्षार्थियों जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं होने पर उनके नाम विज्ञप्त किए जाते हैं और उनकी वेतन वृद्धि की जाती तथा शीघ्र पदोन्नति कर दी जाती। जो मालिक उदासीन होता है वह उनमें किसी तरह का है ना कोई रुचि नहीं लेता है, कोई सहायता उनकी नहीं करता है। वह केवल यह देखता है कर्मचारी अपने अध्ययन के साथ निश्चित कर्तव्य का पालन उस तत्परता से करता रहे। हाँ, तो आप जो करते रहें काम, जो है ना आगे की पढ़ाई वढ़ाई वाला उसका बहुत सारा सिस्टम नहीं रहता। यदि उसको विश्वास होता है कि कर्तव्य में कोई ढील नहीं पड़ रही है तो वह उसको अपने व्यय तथा अपने ढंग से आगे की पढ़ाई करने देता है, कोई बाधा या आपत्ति नहीं करता है। किंतु विरोधी मालिक यह मानकर चलता है कि आगे पढ़ाई से नियत कर्तव्य को निश्चित हानि होगी, इसलिए वह कर्मचारी के इस प्रस्ताव को रद्द कर देता है। इस विषय में उदार नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण एवं तरीके, तो प्रशिक्षण के तरीके एवं तकनीक, तो ट्रेनिंग के मेथड्स एवं क्या क्या मेथड्स और ट्रेनिंग है। तो पद से हटकर प्रशिक्षण देने के लिए जो ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थी जो पद कार्य के दबाव एवं दैनिक क्रम से दूर चला जाता है ताकि वह अपना ध्यान प्रशिक्षण पर केंद्रित करे। आमतौर पर इसे क्लासरूम प्रशिक्षण कहा जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदमी को उसके कार्य वातावरण से दूर ले जाकर उस जैसी स्थिति के ही आदमियों से मिलने जुलने देना एवं इसके परिणाम स्वरूप उसकी अभिरुचियों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है ताकि समस्याओं के प्रति भिन्न दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम हो सके। बहुत सारी विधियां जैसे लेक्चर मेथड है, तो है ना आपने देखा होगा कि अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में गेस्ट लेक्चर करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने जब बीएफ है ना फाइनल ईयर में रहे होंगे या एमए फाइनल ईयर में रहे होंगे तो बहुत सारे गेस्ट लेक्चर आपके एचओडी वगैरह करवाते हैं। तो यही है, लेक्चर के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। बाहर से व्यक्तियों को बुलाया जाता है और वो आपको बेसिकली बताते हैं, जैसे शोध के बारे में बताया या किसी अन्य चीज के बारे में बताया। तो ये है व्याख्यान मेथड। इसमें लेक्चर करवाया जाता है बेसिकली किसी है ना गेस्ट फैकल्टी का या जो है ना अपने से ऊंचे पद पे होते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है और कोई वरिष्ठ है ना प्राध्यापक भी हो सकता है। फिर है सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें बुलाई जाती हैं जहाँ पर विभिन्न लोग अपने अपने है ना वाद विवाद करते हैं और अपने अपने है ना एक प्रकार से विचारों को रखते हैं। सम्मेलन का भी तरीका है। इसके साथ साथ रोल प्लेइंग गेम सिमुलेशन, तो हमने देखा है कि जब लवासना में जाते हैं तो बहुत सारे रोल प्लेइंग के है ना एक्ट करवाए जाते हैं कि आप ये रोल करिए, है ना पता चले कि आप आज कलेक्टर बन गए तो अब आप क्या करेंगे, कोई समस्या आ गई तो आप क्या करेंगे। तो रोल प्लेइंग का बेसिकली उसमें रिहर्सल करवाया जाता है कि
पता चले आपके यहाँ है ना बाढ़ आ गई, अब आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, आप कलेक्टर हैं तो आप क्या क्या डिसीजन लेंगे, आग लग गई या ऐसा, मतलब रोल प्लेइंग का उसमें वो रहता है। फिर है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में हमने देखा होगा, जैसे मान लो आजकल मॉडर्न कारें आ गई हैं, तो सिमुलेशन में आपको पहले है ना बाकायदा एक उसमें बैठाया जाता है सिमुलेशन रूम में, और वहाँ पर पहले सिखाया जाता है जैसा आप है ना वास्तव में इस प्रकार स्टीयरिंग वगैरह पकड़ते हैं कार की, उसी तरह सेम सिस्टम रहता है, और सिमुलेशन के माध्यम आपको यही लगेगा कि आप कार चला रहे हैं। इस तरह जब हवाई जहाज जो पायलटों को सिखाया जाता है, तो सिमुलेशन के माध्यम से ही सिखाया जाता है, वैसी कंडीशन तैयार की जाती हैं कि आपको लगे कि आप वास्तव में हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब सिखाया जाता है। तो इस तरह एक और तरीका है इन बास्केट गेम या परीक्षार्थी को परखना। तो बहुत सारे इसमें तरीके रहते हैं। फिर है सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसा कि शीर्षक से संकेत मिलता है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण मुख्यतः सामूहिक प्रक्रियाओं और खासकर दूसरों पर उनके व्यवहार के प्रभाव के असर के प्रति जो ट्रेनी है की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए होता है। डेविस के अनुसार बुनियादी तौर पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण एक बिना किसी ढांचे के बने ग्रुप के दबाव के अधीन छोटे ग्रुप की अंतःक्रिया है, जिसके लिए उपयुक्त सामूहिक गतिविधि के विकास हेतु एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाने की अपेक्षा की जाती है। तो बेसिकली इसमें यही होता है सेंसिटिव ट्रेनिंग में। जैसे मान लो आप एक पुलिस अधिकारी हो, ठीक है ना, आपके पास कोई पीड़िता आई अपना रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो अब आप उसके साथ, एक तो वो पहले से डरी सहमी है, अब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या आप उसका है ना लाइटली लेंगे या उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कैसा करेंगे। तो पुलिस के लिए ये जरूरी रहता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कि उनको किस प्रकार से नाजुक तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई माइनर है उसके साथ गड़बड़ हुआ है, तो उससे किस तरह से डील करना है। तो उसकी भावनाओं को उसके लेवल पे जाके आप समझिए चीजों को कि इसके साथ साथ क्या बीता है और आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ये है बेसिकली सेंसिटिव ट्रेनिंग। फिर सिंडिकेट का तरीका, तो यह परीक्षण या ट्रेनिंग क्षेत्र से प्रासंगिक विषय के जो ट्रेनिंग होते हैं कि एक छोटे ग्रुप को अध्यापित करने का तरीका है। इन छोटे ग्रुपों को सिंडिकेट कहा जाता है। ग्रुप के संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में उस विषय की गहराई से अध्ययन करने को कहा जाता है। सिंडिकेट समस्याओं के समाधान के लिए या ज्ञान संग्रह के लिए हो सकती है। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हेनले ऑफ थेम्स यूके, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हेनले ऑन थेम्स यूके इस प्रशिक्षण तकनीक को जन्म देने वाला है। अब इसका प्रयोग समूचे विश्व के प्रशिक्षण संस्थानों में व्यापक रूप से किया गया है। हमारे देश में हैदराबाद के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना भी हेनले के नमूने पर की गई है। इसने उद्योग एवं वाणिज्य के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र और लोक प्रशासन की विविध भागीदारी से सफलतापूर्वक अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया है। यह तरीका मुख्यतः प्रबंधकीय पदाधिकारियों को एक प्रबंधक या लोक सेवक के लिए उसके प्रतिदिन के काम के क्रम जैसे जैसे बहुस्तर अधिकारी कार्यकारी पदों पर पहुंचता जाता है के लिए आवश्यकता अनुसार दक्षताएं, तकनीकें एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उद्यमों के कार्यकारी सदस्यों को अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटने एवं एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बेसिकली जैसे IAS वगैरह में होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल उसमें जो ट्रेनिंग होती है तो एक ग्रुप बना दिया जाता है, 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो उसमें पूरा भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन के साथ साथ जब आपका अंतिम पीरियड होता है मतलब ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर विदेशों में भी भेजा जाता है। तो एक ग्रुप बना दिया जाता है 5-6 लोगों का। मान लो 150 बच्चे IAS बने किसी भी सेशन में, तो 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बना दिया गया और सबको अलग अलग देशों में भेजा गया, अलग अलग भारत के हिस्सों में भेजा गया। वहाँ के लोगों की समस्याएं, वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ ना, क्या समस्याएं, उनसे कैसे उभरा जा सकता है। तो सभी जब है ना आपस में जब मिले तो सबने बाकायदा मतलब उनको पूरा प्रेजेंटेशन PPT बनानी पड़ती है, और कैसे है ना आपने क्या समझा वहाँ पर जाके, क्या किया और कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो आप जैसे मान लो आप नॉर्थ ईस्ट में गए तो आप वहाँ का नॉलेज ले आए, आपका कोई साथी जो दूसरे ग्रुप में है वो जम्मू कश्मीर गया वहाँ से ले आया, कोई कन्याकुमारी से ले आया, तो पूरे भारत का नॉलेज आपके पास हो जाएगा। इसे सिंडिकेट ट्रेनिंग कहा जाता है। ऐसे है ना एक ग्रुप चला गया थाईलैंड, एक ग्रुप कहीं और चला गया है ना अमेरिका चला गया, एक ग्रुप चला गया रसिया, एक ग्रुप चला गया चाइना। तो वहां से पूरा मतलब पूरे विश्व का नॉलेज आपके पास आ जाएगा, हल्का हल्का चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यही है सिंडिकेट ट्रेनिंग, कि आप
एक जगह जाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं। अब उच्च लोक सेवकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? तो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख संस्थाएँ हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में है। प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय हैदराबाद में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा महाविद्यालय नागपुर में है। केंद्रीय श्रमिक संस्थान मुंबई में है। भारतीय राजस्व सेवा प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में है। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा स्टाफ कॉलेज शिमला में है। डाक एवं तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सहारनपुर में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली में। अपराध शास्त्र तथा न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर नई दिल्ली चेन्नई मुंबई धनबाद में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान देहरादून। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में है। भारतीय प्रबंध संस्थान दिल्ली कोलकाता लखनऊ अहमदाबाद में है। फिर केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है। राज्यों की प्रशासन अकादमी विभिन्न विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान चिकित्सा इंजीनियरिंग नर्सिंग शिक्षा सहकारिता तथा कृषि इत्यादि के केंद्रीय एवं प्रांतीय संस्थान भी हैं। अब आईएएस के अधिकारियों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण ब्रिटिश काल से लेकर अब तक आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण की निम्नलिखित व्यवस्था है अथवा इनको निम्नांकित चरणों में प्रशिक्षण पूरा होता है। तो पहला आधारभूत प्रशिक्षण होता है। फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है 16 हफ्तों की। तो फॉर एग्जाम्पल किसी सत्र में इसी साल 1000 लोग सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ आईएएस आईपीएस है ना, आईएफएस किसी भी मतलब किसी भी सर्विस के हो आप, एक फाउंडेशनल बैच होता है। तो वो 16 सप्ताह का सबका मतलब इकट्ठा होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 24 सप्ताहों के बाद जो आईएएस के जो बंदे हैं या कि जो आईपीएस के बंदे हैं वो सब अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। जैसे आईएएस वाले तो मसूरी में ही रह जाते हैं, आईएफएस वाले या जो कि आईपीएस वाले होते हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस के कैंडिडेट होते हैं वो हैदराबाद चले जाते हैं। मतलब सब अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनके संस्थान है ना, वो चले जाते हैं 16 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद। अब आईएएस की जो आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज फर्स्ट होता है, 24 सप्ताह का होता है, मसूरी में ही होता है। फिर इसके बाद राज्य स्तर पर प्रशिक्षण होता है, तो इसमें संस्थागत प्रशिक्षण फेज 1 से 3 सप्ताह तक होता है। तो बहुत सारे जो राज्य होते हैं, इस पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक अकेडमियां होती हैं, पुलिस अकेडमियां होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में है नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी, तो वहां पर जाएंगे, वहां पर सीखेंगे, है ना। पुलिस वाले यहाँ पर सागर में आएंगे, सागर में जो पुलिस अकेडमी है वहां पर सीखेंगे। तो ऐसा चलता है विभिन्न राज्यों की। इस मान लो ना ग्रुप बन जाता है 5-10 लोगों का जिनको मध्य प्रदेश कैडर अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर आके वो यहाँ के जो प्रशासनिक संस्थान है या जो यहाँ की पुलिस वगैरह की जो ट्रेनिंग वनिंग होती है राज्य स्तर पर डीएसपी और है ना डीएम की या जो अपर कलेक्टर वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी से जो बंदे चुन के जाते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग तो होती है ना मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आते हैं वो 103 सप्ताह के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। फिर विभिन्न कार्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण 45 सप्ताह चलता है। इसके बाद उन्हें विभिन्न कार्यालयों में भेज दिया जाता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो हर कार्यालय में है ना 45 सप्ताह तक अलग अलग कार्यालयों में हर विभाग के काम को समझेंगे कैसे होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कलेक्टर ही बना दिया गया 2-4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद, तो उसको हर डिपार्टमेंट का कैसे काम होता है ना, कहाँ फाइलें रुकती हैं या क्या कैसे होता है उसको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। फिर संस्थागत फेज सेकंड, ये 4 सप्ताह का होता है, तो यही है इसमें। फिर इसके बाद आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज सेकंड, ये 9 सप्ताह का फिर से। अब जब सब अपन सीख के आ गए, अपन मतलब सब ग्रुप में बट के सब सीख के आ गए, तो सब अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ गए, मतलब सब अपना पूरा ब्यौरा लेके आएंगे और एक दूसरे से चीज़ों को साझा करेंगे 9 सप्ताह तक मसूरी में। फिर उसके बाद उनको अपना कैडर वगैरह अलॉट कर दिया जाएगा। तो यही है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा
ऐसे ही उसमें होता है, क्या कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा में भी इस तरह होता है। तो ये डायरेक्टली ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। कमियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो कमियों को जानने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कमियां पूछी नहीं जाएंगी इसमें। केवल इतना ही आप देख लो कि इसमें जो प्रशिक्षण है, उसमें जो प्रशिक्षण संस्थान है बहुत सारे, उनका हो सकता है कि पूछ ले क्वेश्चन कि कहाँ पर कौन सी अकेडमी है, फिर ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है और कौन सी ट्रेनिंग में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो ये सब इसमें पूछा जा सकता है, कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के कितने प्रकार, ये सब पूछा जा सकता है। और IAS IPS में कैसे ट्रेनिंग होती है, कितने फेज होते हैं, क्या होता है, ये सब पूछने वाला कोई प्रश्न है नहीं। तो ठीक है, ये आई थिंक ये मोर देन इनफ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ, ये थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो गया है, पता लग रहा है मुझे भी, लेकिन क्या करें, इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है भी नहीं ना। थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अपन ब्लैंक हो जाएं, कोई सरल से भी चीज़ आ गई और न बने तो फिर अच्छा नहीं है ना। कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि कम से कम 4 विकल्पों में ब्लाइंड तुक्का से अच्छा है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लगा दिया जाए, तो अगर क्या पता सही हो जाए। चलिए ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये एक और देख लीजिएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु 1969 से भारतीय पुलिस सेवा हेतु 1986 से सैंडविच प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई। सैंडविच का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो किसी संगठन में कार्य करते हुए प्राप्त किया जाता है, अर्थात शिक्षा एवं कार्यानुभव साथ साथ चलते रहते हैं। तो शिक्षण और कार्यानुभव साथ साथ चलते रहते हैं, सैंडविच टाइप का। जैसे आपको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर बैठा दिया जाएगा, है ना, या केंद्र में एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, तो आपका प्रशिक्षण भी चल रहा है, साथ साथ आप जॉब में भी हैं। तो ये होता है सैंडविच प्रशिक्षण। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।